नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और मेरे साथ विराजमान हैं डॉक्टर नितिन सारस्वत। नितिन जी, जैसा कि हम जानते हैं, मदद करते हैं जीवन को समझने में भी और जीवन को अपनाने में भी। एक साइको स्पिरिचुअल काउंसलर के रूप में विश्व के कई कोनों से जब लोग इनसे अपनी बातों को लेकर संपर्क करते हैं, तो स्वाभाविक है कि भारतीय समाज जिस तरह से बदल रहा है, उसका भी जैसा सीधा-सीधा परिचय आपको है। वो जो मैं आपसे बात कर रहा था, तो हमने सोचा एक श्रृंखला गर्ल्स 2.0 और बॉयज़ 2.0 इस शीर्षक से आपके साथ करें। आप तक मैं ये बात पहुँचाते हुए कि 2.0 से मेरा मतलब है कि पहले जिस तरह से अगर आप शादी में जाते थे, तो आप देखते थे कि दुल्हन का रोना तो कंपल्सरी था, बहुत फ़िल्मों में भी हमने देखा है। अब मुझे लगता है उस तरह के दृश्य देखने को मिलते नहीं हैं और जो स्त्री-पुरुष के बीच के संबंध हुए या जिस तरह अपने बॉयफ्रेंड के साथ संबंध गर्ल्स के अभी जो हम नितिन जी से और सुनेंगे, उसमें भी परिवर्तन आया है। पहले हम वहाँ से शुरुआत करते हैं। आपका जो इतने लोगों से आपका संपर्क रहा, कुछ अपनी समस्याओं को लेकर भी आते रहे। क्या आपको बेसिक डिफरेंस अगर हम गर्ल्स 1.0 पहले वाले समाज को लेकर बात कर रहे हैं, एक अभी आधुनिक समाज जिसमें इंटरनेट भी है, बहुत कुछ है? जी। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मैं कहूँगा कि आप इसे 3 पार्ट्स में बाँटिए। गर्ल्स एंड बॉयज़ 1.0, गर्ल्स एंड बॉयज़ 2.0 एंड गर्ल्स एंड बॉयज़ 3.0। तो अगर हम 3 पार्ट में बाँटे तो हम इनको मिलेनियल्स जो हैं वो जेन ज़ी, और उसके बाद जो जेन ज़ी का एक नेक्स्ट वर्जन आज की तारीख में है, पीपल जो अभी टीन्स में एंटर हो रहे हैं, क्योंकि तीनों के बिहेवियर पैटर्न्स एकदम अलग अलग तरीके से हैं। सबसे पहले अगर आप ये समझें कि 1980 में जो व्यवहार या जिस तरह का माइंडसेट एक लड़का या लड़की का हुआ करता था, वही माइंडसेट 2024 में भी होगा, तो शायद ये हमारी ही गलती है, हमारी एक्सपेक्टेशन गलत हो रही है। पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि जो गर्ल्स एंड बॉयज़ 3.0 हैं, वो भी एक दूसरे के साथ इस चेंज को बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज़ चेंज की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। और मैं इसको समझने के लिए कुछ मेजरमेंट जो मेरे माइंड में आते हैं, उनसे शुरुआत करता हूँ। जैसे पहले ऐसा मानते थे कि लड़कियों का शर्माना जो है वो उनका गहना है, कि लज्जा जो है वो नारी का आभूषण है। इस प्रकार की बातें सुनने को मिलती थी और अक्सर देखा भी जाता था, कई बार पेरेंट्स भी ऐसा सिखाते थे कि चाल ऐसी नहीं होनी चाहिए कि लड़कों के जैसी नहीं हो, या चलने में थोड़ी नज़ाकत होनी चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं वो एक क्वालिटी की तरह जो मानी जाती थी। अब इसमें क्या परिवर्तन आया? अगर आज की तारीख में ये गर्ल 1.0 की आप बात कर रहे हो, 1980 से पहले की गर्ल, अब आप सोचिए 1980 से पहले की जो गर्ल थी, उसे कितना बाहर की दुनिया को फेस करना था। आज ये जो 3.0 वर्जन है, अगर ये शर्माता हुआ दिखाई देगा, अगर ये लज्जा को गहना मानेगा, तो ये एक प्रोफेशनल सीईओ कैसे बनेगा? तो जो तब का गुण था, वो तो आज की तारीख की सबसे बड़ी कमजोरी बनती चली जाएगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, हो सकता है कि अगर आज के टाइम में एक शर्मीली लड़की हो, तो बहुत सारे लड़के ही उसे रिजेक्ट कर दें, क्योंकि उन्हें वो इनकॉन्फिडेंट दिखाई देगी, उन्हें लगेगा इसकी पर्सनैलिटी में दम नहीं है, या फिर ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। तो जो तब का गहना था, वो आज की तारीख का हैंडीकैप में कन्वर्ट हो चुका है, हम ये मान सकते हैं। अच्छा, इस बात को थोड़ा और खोलते हैं दूसरी तरफ से। पहले ऐसा लगता था कि अगर नारी पूरी तरह से निर्भर है पुरुष पर, तो पुरुष को अच्छा लगता है। आज के लड़कों में अगर आप सुनेंगे तो उनके अंदर एक्सपेक्टेशन होती है कि वो कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अब ये वाला जो ट्रांज़िशन है, वो लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बाद में चर्चा करेंगे, पर उस लेवल पर आप क्या देख रहे हैं? लड़कियाँ जब कॉन्फिडेंट होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, तो जो पहले का इक्वेशन था, जिसमें कि वो पूरी तरह डिपेंडेंट होकर यानी कि बात-बात पर उनको पूछना इत्यादि, अब अपने डिसीजन भी इंडिपेंडेंट लेने हैं, उसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट डिसीजंस भी शामिल हैं। तो इससे क्या कॉन्फ्लिक्ट्स या इसके क्या खूबियाँ और क्या रिलेशन में परेशानी इससे आ सकती है? सबसे पहले तो
आज भी जो बोन ऑफ कंटेंशन है वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इंडिया नहीं वर्ल्ड वाइड, वो है किचन। जी। क्योंकि जैसे पहले अमेरिका से स्टार्ट हुआ और अब आप ये मान लीजिए कि उसके 20 साल बाद इंडिया में पूरी तरह ये प्रॉब्लम आ चुकी है कि जो हस्बैंड और वाइफ जब दोनों वर्किंग हैं तो वाइफ ये पूरी तरह एक्सपेक्ट करती है और जस्टिफाइड है कि हस्बैंड भी किचन में उसके साथ इक्वल पार्ट प्ले करे। और जो इंडियन मेल है स्पेशली, या फिर एशियन मेल कहूँ मैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो आज भी किचन को ऐसा मानता है कि अगर वो किचन में कुछ काम कर रहा है तो वाइफ पर एक फेवर कर रहा है। और जो लड़की है अब वो धीरे 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 किचन से अपने आप को बाहर निकालना चाहती है। वो चाहती है कि उसका पूरा का पूरा जो समय गुजरे अब वो उसके करियर ओरिएंटेशन के साथ गुजरे। तो सबसे पहले तो किचन का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है जो क्रिएट हो रहा है। सेकंड कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, जो लड़की अगर एक संयुक्त परिवार में जाती है तो माँ बाप तो जनरेशन 1.0 है, तो वो मैक्सिमम जो कॉम्प्रोमाइज कर पाते हैं वो 1.5 तक आ पाते हैं, जबकि लड़की का जो मिनिमम लेवल स्टार्ट होता है वही 2.0 से स्टार्ट होता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं जहाँ पर इन लॉज और जो न्यूली मैरिड कपल है वो एक साथ रह रहे हैं। ज़रूरत है दोनों को ही कोई एक बीच का रास्ता अपनाने की, या ये समझने की कि दोनों का सोचने का तरीका कहाँ से शुरू होता है। बिकॉज अ गर्ल सेज कि अगर तुम अपने से, मेरे पास अभी एक काउंसलिंग क्लाइंट कपल आया जो बिल्कुल डिवोर्स की कगार पे थे, तो लड़की ने कहा कि अगर मेरी मदर इन लॉ अपने बेटे को नाश्ता ला के दे सकती हैं तो वो मुझे नाश्ता ला के क्यों नहीं दे सकती, अगर वो कहती हैं कि मैं तुझे बेटी ही मानती हूँ। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, पर मदर इन लॉ के हिसाब से तो वो तो 1.0 है, तो उनके हिसाब से तो बहू को तो डूब के मर जाना चाहिए कि वो उसकी सास उसके सामने काम कर रही है, तो वो बहुत बड़ा काम कर रही हैं, उनके हिसाब से वो बहुत छूट दे रही हैं अगर वो बहू के होते हुए भी लड़के को नाश्ता ला के दे देती हैं। पर सच्चाई ये है कि ना बहू जो सास है उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ पा रही है और ना सास बहू का पॉइंट ऑफ व्यू समझ पा रही है। जैसे सास को लगता है हमने तो इनको पूरी छूट दी है, कभी तक भी कहीं भी घूमो। जो लड़की है वो कहती है तुम छूट देने वाले कौन हो, दिस इज माई लाइफ, मैं और मेरा हस्बैंड है, अगर हम घूमने जा रहे हैं, वी आर अ मैरिड कपल, तो हमें छूट थोड़ी ना चाहिए इस बारे में, हमें परमिशन क्यों चाहिए। क्योंकि लड़की का जो अपब्रिंगिंग हुआ है फैमिली में, वहां उसे अपने फादर से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती थी, पर वो बहू के उस माइंडसेट में है जो 1.0 है, तो वो बहुत अपनी तरफ से प्रोग्रेसिव बनती हैं सास, तो भी वो 1.5 तक आ पाती हैं। और लड़की की एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम 2.5 तक मेरी सास होनी चाहिए। तो ये जो एक मिसमैच ऑफ एक्सपेक्टेशंस है, जो कि नेचुरल प्रोग्रेस एक प्रकार से जिस तरह का इवोल्यूशन कह दीजिए समाज में हो रहा है, और फिर से अगर हम गर्ल्स के इंडिपेंडेंट होने, उनके अपने डिसीजन खुद लेने, और ये एक्सपेक्ट करना कि किचन में अगर समझो सास नहीं भी है तो पति पूरी तरह से सक्रिय रहेगा, जो कि पहले बिल्कुल अलग तरह की स्थितियां रही थी। इसमें हम शादी के पहले वाली स्थिति में आ जाते हैं जहाँ पे रिलेशंस की बात होती थी, तो अगर कहीं लड़का लड़की एक साथ दिखाई दे जाते थे भारतीय समाज में, तो उसको लेकर भी प्रश्न चिन्ह उठाने वाले बहुत लोग थे। हालांकि वो समय बहुत अब पीछे छूट गया है, पर अब मुझे लगता है समय बहुत आगे बढ़ गया है। जो आप सही कह रहे हैं, मैं 2.1 गर्ल्स कह रहा हूँ, शायद 3.0 में अब हम उस समाज में रह रहे हैं, या उस समाज तक आ पहुंचे हैं जहाँ पर कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो भी काफी हद तक एक्सेप्टेबल हो गया है। उसके तरह तरह के प्रभाव भी हमें दिखाई देते हैं। आप इस तरह के कपल्स के संपर्क में आए हैं जो लिव इन रिलेशनशिप के बाद की जो रिलेशंस बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में होते हैं, क्या उसमें शेड्स आपको दिखाई देती हैं? लिव इन रिलेशनशिप आप 2.0 की बात कर रहे थे, अब 3.0 जो है वो सिचुएशनशिप में आ गया है। तो अब आप देखें कि किस तरीके से रिलेशनशिप के साथ भी जो नई पीढ़ी है वो एक्सपेरिमेंट कर रही है, और मुझे लगता है हमेशा हर पीढ़ी करती है ये। जैसे 1.0 के टाइम पर लव मैरिज कर लेना ही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। 2.0 ने कहा कि हम पहले परखेंगे, क्योंकि जिंदगी भर का मामला है,
तो पहले देख लेंगे कि हमारी आपस में पटती है कि नहीं है। तो उन्होंने रिलेशनशिप को लिव इन रिलेशनशिप में कन्वर्ट किया। 3.0 कह रहा है कि सिचुएशनशिप भी अलाउड होनी चाहिए, जहां वी आर नॉट श्योर वेदर वी वांट टू कम इनटू अ relationship which is a committed relationship. It may be a casual relation and it may be a relationship with a commitment. उसके लिए भी वो एक विंडो बना देते हैं। यहाँ बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो इवन 3.0 हैं ये कस्टमाइजेशन करने लगते हैं, 2.0 भी कस्टमाइजेशन करने लगते हैं। जैसे 1.0 एब्सोल्यूट कंजर्वेटिव माइंडसेट के साथ था, वो पुराने जमाने की दी गई 80% बातों को मानता था और उन्हीं पे चलता था। 2.0 ने क्या किया कि जो अपने फायदे का है वो तो नया जमाने का ले लिया, और जहां अपनी सुविधा हो रही है तो वो पुराने जमाने पे शिफ्ट कर जाते हैं। जैसे लड़के को अगर अपनी वाइफ को मॉडर्न दोस्तों के बीच में दिखाना है तो वो 2.0 में कन्वर्ट हो जाता है और वो उम्मीद करता है कि मेरी वाइफ को भी कैजुअल ड्रिंकिंग, सोशल ड्रिंकिंग करनी चाहिए। पर जब वो अपने घर में अपनी वाइफ को लेके आता है तो उसकी उम्मीद ये होती है कि ये सास बहू के पैर छुएगी और पल्ला भी रख लेगी कभी कभी, और जो जब ये पूजा वगैरह होंगी तो पूजा में बहुत ही सक्रिय योगदान निभाएगी जैसे मेरी माँ निभाती है। वहां वो कस्टमाइज कर लेता है। ऐसे ही लड़की, जब वो अर्निंग की बात आती है तो वो एक लिमिट के बाद चाहती है कि उसका मेन अर्निंग सोर्स हस्बैंड ही होना चाहिए। मैं अक्सर गर्ल्स से पूछता हूं, आप तो इंडिपेंडेंट हो, तो क्यों जरूरी है कि आपका हस्बैंड ही कमाए? आप भी तो कमा सकते हो। और हस्बैंड जैसे पहले घर में काम फीमेल करती थी वैसे कर सकता है। अगर भारी टायर पंक्चर हो जाए तो हस्बैंड ही क्यों बदलेगा, या घर में चोर घुस जाए तो हस्बैंड ही क्यों उसे भगाएगा? तो दोनों के दोनों क्या गलती कर रहे हैं कि जब अपने लाभ की बात होती है तो कस्टमाइजेशन कर लेते हैं, कुछ पुराना निकाल लेते हैं, कुछ नया ले आते हैं। इसी वजह से एक संक्रांत काल से हम लोग गुजर रहे हैं, ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, जहां पर बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, एक्सपेक्टेशंस स्मज्ड हैं, और रिलेशनशिप्स में जो एक कमिटमेंट है, रिलेशनशिप में जो एक सेल्फलेसनेस है, उसका अभाव आ रहा है। ये सेल्फलेसनेस के अभाव की बात को लेते हुए थोड़ा सा और सुपरफिशियल कह दीजिए उसे, जो ड्रेस कोड के साथ में जुड़ा हुआ है। मैं जब टीनेज में था तब अगर कोई लड़की जीन्स पहने हुए दिखाई देती थी तो बड़ी अनयूजुअल बात होती थी, क्योंकि सलवार कुर्ती एक स्टैंडर्ड, एक्सेप्टेबल, रिस्पेक्टेबल कोड ऑफ ड्रेस कहीं जाते आते तक थी। तो जीन्स पहनने वाली लड़कियां कम थी, एक समय ऐसा था। फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि अगर वो इस तरह के परिधान पहनती हैं तो भी कभी सोशलाइजेशन ऐसा हुआ कि बुजुर्ग हैं तो फिर उसको ट्रेडिशनल ड्रेस पहननी पड़ती थी। और शादी के बाद तो ये सब चीज़ें पहनना नॉर्थ इंडिया में स्पेशली मुझे लगता है बहुत धीरे धीरे शुरू हुआ। पर अब क्या स्थिति आपको लगती है? ये मैं सवाल पूछते हुए याद अब कर रहा हूँ कि हाल ही में एक मंदिर में मैं था, तो हस्बैंड वाइफ जो थे वो सेम ड्रेस पहने थे, जीन्स और टी शर्ट ऐसे थे। जी, तो ये परिवर्तन इसको लेकर बुजुर्गों के मन में क्या रहता है, कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है? एक्सेप्टेबिलिटी कम है, पर ये वो 1.5 वर्जन है जो 90% पढ़ी लिखी फैमिलीज ने एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पे भी जो अभी संघर्ष चल रहा है वो दूसरा चल रहा है। अब जो बुजुर्ग होते हैं उनकी केवल इतनी उम्मीद होती है कि आप केवल फेस्टिवल्स पर, मैरिजेस में या किसी खास ओकेजन पर अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन लोगे, आप अपनी मांग में सिंदूर भर लोगे, आप वो एक मंगलसूत्र जैसी कोई चीज पहन लोगे। पर जो 2.5 वर्जन है वो इसे कंट्रोल की तरह देखता है, और वहां पर भी संघर्ष दोनों के बीच में होते हैं। जबकि अगर थोड़ी सी समझ से दोनों ही काम लें तो एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। पर यहाँ प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी चीजों को हम एक डोमिनेशन का साइन, या कभी कभी नाजी फेमिनिज्म बीच में आने लगता है, कभी कभी हमें लगने लगता है कि नहीं, ये तो हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी क्यों नहीं जी सकता है, जी सकती।
उस चक्कर में जो एक मधुरता है संबंधों की, वो पीछे छूटती चली जाती है। और एक दूसरे की को भी खुश कर सकते हैं छोटे छोटे जेस्चर से, वो वाला भाव, वो सेल्फलेसनेस इन द नेम ऑफ आई विल स्टैंड फॉर माई राइट, खत्म होता जा रहा है। इसको मैं अगर दूसरी तरह से इंटरप्रेट करूं, और आप साइको स्पिरिचुअल काउंसलर हैं तो आप अपने हिसाब से बता सकते हैं, अगर हम ये कहें कि पहले पुरुष प्रधान समाज में जिस तरह की अपेक्षा स्त्री से रहती थी, उसमें कहीं ना कहीं मेल ईगो जो है वो एक्सेप्टेबल था। मेल ईगो वाज द नॉर्म, अगर हम ऐसा कहें। अब ऐसा हुआ कि जो फीमेल ईगो है वो पहले के मुकाबले में काफी फास्ट पेस पे बढ़ने लगा, तो कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी वैसे भी लगता है अगर हम एनालिटिकली देखें तो बढ़ जाती। तो क्या देख रहे हैं आप इसको लेकर रिश्तों में? क्या पहले के मुकाबले अधिक तनाव जैसे, या जैसे सेपरेशन की स्थितियां आ जाना ज्यादा हो रहा है पहले से? बहुत ज्यादा हो रहा है। और आपने जो ये बात कही, इसे एक और तरीके से समझते हैं कि मैं अपने सेशंस में एक बात लोगों से अक्सर कहता हूं कि ईगो को अगर पहचानना है तो ऐसे पहचानिए कि ईगो इज द चीपेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर सेल्फ बिलीफ। अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीफ कम है तो आपका ईगो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। आप जब थ्रेटेंड फील करते हो तो ईगो से आप सेल्फ प्रिजर्व करते हो। आई ऑलवेज टेल इवन एवरी गर्ल आई मीट कि अगर कोई लड़का कोई बेवकूफी कर रहा था या मेल कोई बेवकूफी कर रहा था, तो उसे सही करने का तरीका ये नहीं कि फीमेल भी वो बेवकूफी करने लगे। हाँ, जहां तक बात इक्वालिटी की है, इक्वालिटी एक बहुत अच्छी चीज है। इक्वालिटी के लिए आपका आपका अपने राइट्स के लिए सजग होना बहुत अच्छी चीज है, पर उसके लिए कन्फ्रंटेशनल होना जरूरी नहीं है। आप बिना कन्फ्रंटेशनल हुए भी, स्लाइट एडजस्टिंग होते हुए भी वही काम प्यार से भी करा सकते हो। अगर आप अपनापन और प्यार पे फोकस करेंगे तो फैमिली बिल्ड होनी स्टार्ट होती है। आप देखें कि राइट के प्रति जागरूक होने की का जो एक जुनून है वो पागलपन की हद तक यहां तक जा चुका है कि अब बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो फीमेल पूछती है, व्हाई शुड आई बिकम अ मदर? एंड आई एम नॉट सेइंग यू फीमेल हैज टू बिकम अ मदर, नहीं, बट माय पॉइंट इज व्हाई अ फीमेल इज आस्किंग दिस क्वेश्चन कि मुझे मां बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। इसलिए नहीं कि उसे जेन्युइनली इस पे डाउट है कि उसे मां बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो जो एक पैट्रियार्कल सिस्टम था जिसने जो नुकसान किया कि उसने फीमेल को दबाया, उसका जो एक साइड इफेक्ट की तरह आ रहा है वो ऐसा आ रहा है कि अगर आप मां बन गए तो आप फिर से पुरुष सत्ता के अधिकार में आ गए, आपका करियर हार गया, आप हार गए। ये जो हार जीत की जंग चल रही है ये बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है इसका खत्म होना जरूरी है। अब इसमें ये बहुत सारे शाखाएं हैं इस संदर्भ को लेकर, लेकिन हम इस पर चलते हैं जो आपने माँ बनने को नारी होने का एक महत्वपूर्ण वरदान की तरह बताया गया, और माँ बनना उसकी पूर्णता के लिए अनिवार्य है, ऐसा कहीं ना कहीं कहा गया, माना गया। अब धीरे धीरे जैसे आप बता रहे हैं वो प्रश्न आता है, तो फिर ये प्रश्न आता है कि एक सचमुच का जो संतोष है, प्रसन्नता है, वो मातृत्व के साथ में बालक के लालन पोषण करने के साथ वाला जो एक ट्रैक कह दीजिए, और एक है कि कैरियर ग्रोथ, ये दोनों संतुलित होकर आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है, आप देखें पूरी दुनिया में ऐसे आपको मल्टीपल एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन लोगों ने सब कुछ बैलेंस करके जिंदगी को एक साथ चलाया है। मैं तो इतना कह रहा हूं कि अगर आपको किसी को मदर या फादर नहीं बनना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो निर्णय वास्तव में एक निर्णय होना चाहिए, वो एक रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। 90% लोग, ये जो सारा अभी हम ये बवाल देख रहे हैं, ये वेस्ट का इंपोर्ट है हमारे लाइफ में। वेस्ट ने इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट को बहुत बुरी तरह से प्रमोट किया। उन्होंने इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट को इसलिए प्रमोट किया क्योंकि उनके यहां 1960s के बाद से लगातार फैमिलीज टूट रही थी।
लोग बाग कह रहे थे इट्स वन लाइफ, माय लाइफ, आई वांट टू लिव माय लाइफ टू द फुलेस्ट। और अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से जीने का मतलब था मैं अपनी जिंदगी की सारी रिसोर्सेज केवल और केवल अपने पे खर्च करूं, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना मनी मैं केवल अपने पे खर्च करूं। ये जो माइंडसेट था, इसने एक तो बहुत अच्छा काम किया कि इमोशनली लोग बाग कम डिपेंडेंट थे, पर उसने जो सबसे बड़ा नुकसान किया वो ये कि अमेरिका टुडे और यूरोप टुडे इज अ वर्ल्ड ऑफ डिप्रेस्ड। अगर आप अमेरिकन को वीकेंड पे देखेंगे तो या तो उन्हें कोई एक्टिविटी करनी है या फिर वो बहुत बुरी तरह डिप्रेस स्टेट में रहते हैं। या आप यूरोपियंस को देख लीजिए, क्योंकि जैसे एक इंडियन फैमिली को तो देखिए। मैं ना इसमें ऐसे स्लाइड डिसएग्री होने की अनुमति ले रहा हूँ, क्योंकि मैं जब अमेरिका को जैसा मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता तो नहीं है कि वो डिप्रेस रहते होंगे। हाँ, एक्टिविटी तो सभी लोग वीकेंड पर करेंगे, यहाँ भी करते होंगे, तो अमेरिकन होने के नाते थोड़ा तो वकालत करनी पड़ेगी। बट मैं ये समझ रहा हूँ कि ये मुझे अब ऐसा लगता है जो वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज, कई कल्चरल न्यूआंसेस जो हैं इधर के उधर इतने गुत्थम गुत्था हो गए हैं, मुझे कभी-कभी ये अंतर लगता ही नहीं है कि ये भारतीय परिधान, भारतीय व्यवहार है या पाश्चात्य व्यवहार है, कई जगह इतना मिल-जुल सा गया है। ये इधर-उधर नहीं हो रहे, उधर से इधर हो रहे हैं। अच्छा, तो अगर आप इंडिया को आज भी देखना चाहते हैं, तो आप एक गाँव में जाकर इंडिया को देखिए और आपको मालूम चलेगा कि वहाँ पर वीकेंड जो ज़िंदगी की गति है, वो आज भी इतनी शांत है कि शाम के समय एक चौपाल पर 8 लोग बैठकर बड़े आराम से 3 घंटे गप्पे मारते हैं। अच्छा, गप को हम बहुत वेस्ट मानने लग गए कि भाई गप्पे मारना नहीं, ऐसी काम करना है जो पैसे जनरेट करता हो। मुझे लगता है वो एक जो आप प्रारंभ में सेल्फलेसनेस बता रहे थे, अब देखिए व्हाट इज़ देयर इन इट फॉर मी, वो एक प्रोसेस चलता रहता है। समय की सीमा को देखते एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो इस संदर्भ से जुड़ा हुआ है, जो संबंधों को लेकर एक सेंस ऑफ इंटेग्रिटी है, कमिटमेंट वाली जो बात है, ये वन मैन वाइफ, वन मैन हस्बैंड, मतलब एक के साथ मेरा संबंध, वो मुझे लगता है पहले से ही उस मामले में भी थोड़ी अधिक स्वतंत्रता लेने की प्रवृत्ति भारत में भी अधिक दिखाई दे रही है। जैसे आप कुछ गर्ल्स के साथ बात करते हो, उनके एक बॉयफ्रेंड है, 4 है, क्या है और कैसे वो संबंधों को लेते हैं, उसके बारे में क्या आपका ऑब्जर्वेशन है? पहले मैं अमेरिका वाली बात को कंप्लीट कर दूं प्लीज कि प्लीज। जब मैंने कहा अमेरिका इज अ डिप्रेस्ड कंट्री, तो हम एक सैंपल साइज की बात कर रहे हैं। लाइक 25% ऑफ अमेरिकन आर सपोज आर ऑन रिकॉर्ड कभी ना कभी उन्होंने डिप्रेशन की प्रॉब्लम को पेश किया। रजिस्टर किया है। और मेजोरिटी ऑफ अमेरिकन का ये मानना है जो बड़ी फैमिलीज में नहीं है, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे अमेरिकन हैं जो आज भी मिनीसोटा में अमेरिकन एक अलग अमेरिका रहता है, न्यूयॉर्क में एक अलग अमेरिका रहता है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में बड़े शहर वाले अमेरिका की बात कर रहे हैं। वहां पर जो इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट का अमेरिकन है वो या तो काम करता है या फिर काम अगर मैं वो नहीं कर रहा तो उसे थकान भरने के लिए तेज म्यूजिक चाहिए, तेज शराब चाहिए या कोई नशा चाहिए, जो धीरे 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 आप यहाँ परमीट होते देखेंगे इंडिया में। अगर आपको इंडियन कल्चर आज भी देखना है तो आप एक काम कीजिए, किसी भी शहर से 150 किलोमीटर दूर किसी गांव में जाकर देखिए, तब आपको मालूम चलेगा कि हाँ, ये आज भी इंडिया ये वाला है जहां पर आप एक परिवार देखेंगे, परिवार में 4-5 बच्चे देखेंगे, अलग अलग एज ग्रुप्स देखेंगे और वो सारे के सारे एज ग्रुप्स एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे मर्ज कर रहे होंगे। एक और बड़ी बात, जो फीमेल की 90% प्रॉब्लम है वो घर के मेल से कम होती है और घर की ही 1.0 फीमेल से ज्यादा होती है। तो इट इज नॉट जस्ट कि ये पेट्रियार्कल सिस्टम का प्रॉब्लम है, पेट्रियार्कल सिस्टम से ज्यादा ये 1.0 वर्जन, 2.0 वर्जन और 3.0 वर्जन का प्रॉब्लम है। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूं कि आज के टाइम में जो कमिटेड रिलेशनशिप है या बीइंग ओनली इन्वॉल्व विद वन पार्टनर इन वन लाइफ है, वो प्रैक्टिकली लोगों को लगता है कि उतना जरूरी नहीं है। हाँ, अभी भी मोस्ट ऑफ द पीपल
सबसे ज्यादा जिस चीज को वैल्यू करते हैं वो कमिटमेंट में होने को ही करते हैं। सबसे ज्यादा लोग जो सेफ फील करते हैं वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में ही करते हैं। पर अब धीरे 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 ओपन मैरिज, ओपन रिलेशनशिप्स का कॉन्सेप्ट इंडिया में भी पूरी तरीके से आने लगा है। तो नितिन जी के साथ इस बातचीत में गर्ल्स 2.0 में हमने मूलतः समझने की कोशिश की जो परिवर्तन आ रहे हैं संबंधों में, जिस तरह के समीकरण नए बन रहे हैं, उसको लेते हुए एक लचीलापन कहीं न कहीं समझ का विकसित करने की आवश्यकता है। और जो आदर्श हम अपने मन में रखे हुए होते हैं, वो व्यवहार में कितने हैं, उसके बारे में भी सजग हुए बिना हम एक अव्यावहारिक से जगत में अपने आप को पाएँगे, उससे बचना भी आवश्यक है। और क्या-क्या संभावित समस्याएँ हमारे सामने इन स्थितियों के कारण आ रही हैं, उनमें लड़कों का जो रवैया है उसके साथ-साथ बुजुर्गों के रवैये में, और मुझे लगता है कि लड़कियों को भी अपने आप को, अपनी महत्वाकांक्षा को और एक समग्र समीकरण है, सेंस ऑफ टोटल हार्मनी है, उसके बारे में सजग होने की आवश्यकता है। एक चर्चा में सब कुछ समाहित नहीं हो सकता, फिर भी बहुत सारे आयाम हमने छुए। नितिन जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है थैंक यू सर। और मंगल कामनाओं के साथ आपका आभार। अनुमति दें।